बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हम आपको करंट अफेयर के वीडियो देने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने प्लेलिस्ट में हमने लगा दिया है जो बिहार से रिलेटेड संपूर्ण बिहार सार है। ठीक, आप देख सकते हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में भी मिलेंगे, न केवल बिहार में जो पुलिस भर्ती होने लगे उसमें, बल्कि बिहार पीसीएस और भी कमिंग एग्जाम्स हैं जो करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं आपको मिलेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं, क्वेश्चन आपको बताएंगे, नोट करके रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद को मिला साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। नोट कर लें, पहला पॉइंट, अक्षय आनंद को मिला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। अक्षय को यह पुरस्कार उनकी पोथी ओल कतरा झील कतरा के लिए मिला है। किसके लिए? ओल कतरा झील कतरा के लिए मिला है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। देखिए दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। माधव कौशिक की अध्यक्षता में हुए कार्यकारी मंडल ने 22 जून 2023 को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की, जिसका लिए अक्षय आनंद को मिला है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कुल अलग अलग 22 भाषाओं के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है। तो 22 भाषाओं के लिए ये डिक्लेरेशन की गई है। हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह को पुस्तक कौतुक ऐप का चयन किया गया है। ठीक है, हिंदी में बाल साहित्य के लिए सूर्यनाथ सिंह को। साहित्य बाल अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार में कितना? 50,000 रुपये की धनराशि मिलती है और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। तो चलिए, एक टॉपिक हो गया। इस नेक्स्ट देखेंगे। बिहार के लिए वरदान साबित होगी गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना। इसको देखते हैं क्या इसमें है। बिहार के सूचना और जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना राज्य के गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों के लिए वरदान साबित होगी। कौन से 3 जिले हैं? फिर से पढ़ दे रहे हैं। गोपालगंज है, सीवान है और सारण जिलों के लिए, ये जिले के लिए ये योजना बहुत कारगर वरदान साबित होगी। नाम क्या है? गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना। इस नदी जोड़ो परियोजना में गोपालगंज जिले के गोपालगंज, मांझा, बरौनी, सीवान जिले के बरड़िया, गोरिया, कोठी, महाराजगंज, दौरिया, सारण जिले के दिगवारा, सोनपुर, खैरा, नगरा, बनिया, मरौड़ा आदि प्रखंडों के निवासी इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा कापड़ के पास गंडक नदी से शुरू कर सारण जिले के हासनपुर के पास गंगा नदी में कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। नोट कर सकते हैं, 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण होगा। ठीक है, और साथ में चलिए इसको देख लेते हैं। ये है नेपाल ने हाई डैम नहीं बना है। जब तक हाई डैम नहीं बन जाता, बिहार की नदियों के पानी का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेपाल में यदि हाई डैम बन जाता है तो बिहार में कोसी, कमला, बागमती, गंडक नदी के अधिकतर क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो जाएंगे। तो अच्छी योजना है जो। अच्छा है, राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से निकलने वाली नहरों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाएगी। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य गंडक नदी के पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना है। साथ ही इसमें गंडक नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से भी सुरक्षा मिलेगी। और देखते हैं, वर्तमान में इस बैराज में निकलने वाली नहरों में बिहार के 7 जिले, इस समय क्या है, 7 जिले में करीब 11.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है। वाल्मीकि नगर बैराज की अधिकतम डिस्चार्ज क्षमता करीब देखिए 8.5 लाख क्यूसिक है। ठीक, अच्छा, इस बैराज का निर्माण कब हुआ? 1967-68 में इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई कुल 739 मीटर है और इसका आधा हिस्सा नेपाल में है। ठीक, चलिए ये दूसरा टॉपिक खत्म कर दिया। अब चलिए देखते हैं क्या है। सीएम योजना IIIT भागलपुर और IIT व NIT पटना में भी शामिल हो गया है। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, वाहन, ATM सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग होता है। मालूम है, देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप C2S योजना शुरू की है। ठीक है, C2S योजना शुरू हुई है, जिसमें 103 शैक्षणिक संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन संस्थाओं में बिहार के IIT पटना, NIT पटना और IIIT भागलपुर को भी इसमें शामिल किया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख बिंदु बिंदु क्या हैं। संस्थान को 86 लाख रुपए का अनुदान मिला है। भागलपुर में डिजाइन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग के चयनित छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वैसे छात्र होंगे जिन्होंने बीटेक एमटेक पास कर पीएचडी कर ली है, वैसे ही छात्र भी ट्रेनिंग कर सकेंगे जो ट्रिपल आईटी भागलपुर जैसे संस्थान में भी अभी बीटेक कर रहे हैं। अभी प्रक्रिया के बारे में कुछ तय नहीं किया गया है। तो देखिए चिप का निर्माण अब होगा बिहार में। पटना के एकेडमिक डीन प्रोफेसर A.K. ठाकुर ने बताया कि संस्थान की रिसर्च टीम कई तरह की चिप पर काम कर रही है। मार्केट डिमांड के अनुसार रिसर्च वर्क हो रहा है। डॉक्टर राज ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पिछले वर्ष चिप टू स्टार्टअप स्कीम के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किया था और इस पर अब अमल हो रहा है। इसमें ट्रिपल आईटी भागलपुर के प्रोजेक्ट का चयन हुआ है, जैसे हमने आपको बताया। अभी चीन और कोरिया जैसे देशों में से सेमीकंडक्टर का आयात हो रहा है। इसके बाद आयात पर बोझ कम पड़ेगा। कोरोना काल में सेमीकंडक्टर का उत्पादन कम होने से लैपटॉप, डेस्कटॉप व फ़ोन के दाम काफ़ी बढ़ गए। वाहनों की बुकिंग के बावजूद डिलीवरी रुकी रही। ऐसे में केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ने पूरे देश में ऐसे 86,000 डिजाइनर, 86 नोट करिए, 86,000 डिजाइनर तैयार करने का लक्ष्य रखा है जो चिप यानी सेमीकंडक्टर तैयार करने में दक्ष हों। अभी देश में सेमीकंडक्टर लैब कहाँ है? इसरो में है। देश में सेमीकंडक्टर लैब कहाँ है? इसरो में है। केंद्र सरकार इस तरह के और लैब तैयार करने की योजना बना रही है, इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्या है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। देश के सबसे दूसरे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण चर्चा में क्यों है? देखिए, पटना के राजवंशी नगर में स्थित लोक नारायण जयप्रकाश हड्डी अस्पताल के निदेशक ने बताया कि पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण हो रहा है। पटना में हो रहा है, देश का सबसे दूसरा बड़ा है। और कितना? 400 बेड होंगे। यहाँ एक छत के नीचे सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जांच से लेकर इलाज व ऑपरेशन सभी निःशुल्क होगा। 400 बेड के अस्पताल ने बताया आपको जैसा है, तो इसके 400 बेड के अस्पताल के अलावा एक स्पाइन अस्पताल का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अब मरीजों को LNJP अस्पताल में ही सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। तो अस्पताल के शिलान्यास में करीब 2 साल बाद निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। तो ये राज्य का पहला है, हमने बताया ना, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल पटना में बनने जा रहा है। तो राज्य का पहला है, देश का दूसरा है। और स्पाइन का भी अस्पताल होगा, स्पाइन का भी। इससे बड़ा हरियाणा के गुरुग्राम में 400 से अधिक बेड वाला एक हॉस्पिटल है। सबसे पहला कहाँ है? वो है हरियाणा के गुरुग्राम में, जहाँ सिर्फ हड्डी और स्पाइन का ही इलाज की सुविधा है। चलिए, यहाँ मॉड्यूलरी OT ST ये सब सुविधाएं हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी सब। अस्पताल का भवन कैंपस में उपलब्ध ज़मीन पर ही होगा। इसका निर्माण देखिए दिया हुआ वर्ग फुट है और लगने वाला खर्च है 215 करोड़ रुपए। नेक्स्ट न्यूज़ कवर करें। देखिए, पूर्वी राज्यों में बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को सराहा। पूर्वी राज्यों ने हैं जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड है, इस योजना की एडमायर किया है, उसकी प्रशंसा की है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक पटना में इसका आयोजन हुआ। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 13वीं बैठक का आयोजन पटना में हुआ। क्या है? बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों ने प्रशंसा की है, सराहना की है। राज्य सरकार की ओर से गुड प्रैक्टिसेस के तहत प्रस्तुत स्मार्ट प्रीपेड मीटर संबंधित प्रस्तुतिकरण को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हेतु चयनित किया गया है। इसकी अध्यक्षता देखिए, बिहार के मुख्य सचिव कौन है? नोट कर लीजिए, बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी ने की इसकी अध्यक्षता। बैठक में बिहार के अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल केंद्रीय मंत्रालयों के कुल 70 प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। सुबहानी ने राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों को आश्वस्त किया कि बिहार सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बातचीत करना जारी रखेगी और राज्य के लोगों के हित की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगी।
बैठक ने में 17 दिसंबर 2022 को कोतवाली में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की जानकारी सदस्यों को दी। जो लिए गए थे 17 दिसंबर को 2022 को उस पर कार्रवाई को की समीक्षा की। अगला क्या है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे प्रयोग किए गए गुड प्रैक्टिस से संबंधित 3 बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। ठीक, केंद्रीय मंत्रालयों और सदस्य राज्यों के मध्य कई विवादास्पद मामले भी सुलझाए गए। इसे एजेंडे से हटाने का निर्णय लिया गया। जो विवाद सुलझा लिए गए हैं उनको हटाने का निर्णय लिया है। अगली न्यूज़ देखें। देखिए, करंट अफेयर जून की है ये। 11 जिलों में खुलेंगे टॉपर्स फैक्ट्री, सिमुलतला जैसे आवासीय स्कूल। चलिए इसको देखते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी की सामान्य सभा की बैठक में राज्य के 11 जिलों में सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर नए स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सिमुलतला आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का भी निर्णय लिया गया है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र 2024 से संचालित होंगे ये। ठीक, शिक्षक चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। कैसे सिलेक्शन होगा? प्री में होंगे MCQ और डिस्क्रिप्टिव होगा मुख्य परीक्षा में। GD भी लगाई गई है, साक्षात्कार भी है। ठीक है, डेमो क्लास भी दिए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। इन नए शिक्षकों की सेवा सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी के अधीन होगी। ठीक है, इस सोसाइटी के अधीन चलने वाले सभी विद्यालयों में शिक्षक स्थानांतरित हो सकेंगे। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। नवादा जिले में मिली भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति। तो भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली कहाँ है? नवादा जिले में। बिहार राज्य के नवादा जिले के अंतर्गत रोड प्रखंड के मनमानी योचक गांव में स्थित कस्तूरबा विद्यालय के नज़दीक में पोखर उड़ाली के दौरान भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति मिली है। नारद संग्रहालय नवादा के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने बताया कि विष्णु की इस प्रतिमा को 7वीं सदी का बताया गया है। ठीक है, इस इलाके में पहले भी काफ़ी मूर्तियाँ मिलती रही हैं। डॉक्टर मिश्र ने रजौली के SDM और थाना प्रभारी से बात की, मूर्ति को संग्रहालय में सुरक्षित करने का आग्रह किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति नवादा जिले में मिली। अब क्या है? अगला है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड विषयों पर श्रम 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित। तो क्या है, किस 23 जून को 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। श्रम 20 का आयोजन पटना में हुआ। क्या हुआ इसमें? सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर चर्चा हुई है इसमें, श्रम लेबर 20 के अंतर्गत। चलिए और इसी के पॉइंट देख लेते हैं कुछ मेन। इसमें सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पर G20 सदस्य देशों और संबद्ध देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र को बनाने का संकल्प किया गया है। और मेन चीज़ें कवर कर लेते हैं इसकी। सम्मेलन में क्या कहा गया ये देख लेते हैं। सम्मेलन में कहा गया है कि एक पक्षीय बोर्ड की स्थापना जिससे सरकार, इंटीग्रेटेड कंपनियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक, शिखर सम्मेलन महिलाओं और कार्य का भविष्य विषय पर कार्यबल की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई है। ठीक, अगला देखते हैं। ये देखिए, शेखपुरा जिले में तैनात ANM गायत्री कुमारी, नोट करिए गायत्री कुमारी हैं, ANM को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला। नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है। शेखपुरा जिले की हैं, उनका नाम है गायत्री कुमारी, ANM है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बिहार की शेखपुरा जिले के गवय गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात जो ANM है गायत्री कुमारी को उनको वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। ठीक,
कोविड महामारी के दौरान उन्होंने योद्धा की तरह काम किया था। ठीक, और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें मेन चीज़ें कवर करेंगे विथ स्टूडेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में 2022-23 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया। ठीक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में स्थापित, कब 1973 में स्थापित ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है 1973 में। इसमें नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनल्स को समाज को जो सुविधाएं उन्होंने प्रदान की है, सेवाएं अपनी, उसी के लिए उनके सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। चलिए एक देखिए खबर देख लीजिए, 9वीं 10वीं में पढ़ाई छोड़ने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार के। तो ख़राब बात है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, 9वीं 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की सचिव 2024 प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को कहती है कि निचली कक्षा में भी नामांकन के बाद पढ़ाई छोड़ने की दर पिछले 2 वर्षों से बढ़ा है। मतलब कुछ ने 9th कर लिया, कुछ ने 10th कर लिया, कुछ ने माध्यमिक प्रवेश ही नहीं लिया। तो देखिए माध्यमिक कक्षाओं में शैक्षणिक दर 2020 की तुलना में 17.6 से 20.5 हो गया है। तो ये जो स्थिति चिंतनीय है, थोड़ा विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट बढ़ा है। चलिए देखते हैं, ये देखते हैं इसमें क्या है। नालंदा जिले की स्मिता ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। नालंदा जिले के बसनापुर गांव की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़े रहकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सेंटर स्प्लिट होल्डिंग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने? स्मिता कुमारी ने। ठीक है, एक ही मुद्रा में वो कितनी खड़ी रही हैं? 3 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड। और क्या, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बाल प्रतियोगिता में बिहार बना चैंपियन। पुणे के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 13 से 14 जून 2023 तक आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार के ने चैंपियन बनकर गोल्ड हासिल प्राप्त किया है। मेजबानी आपको मालूम है महाराष्ट्र इसका कर रहा था, पुणे। चलिए ये देख लेते हैं, चर्चा में था। 17,491 सरकारी समितियों को समाप्त किया गया। बिहार में 17,491 सरकारी समितियों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें राज्य में अब कितनी बची? अब कुल मिलाकर 25,487 रह गई हैं, 17,000 समाप्त हो गई हैं। अगला है, ये देखते हैं। दरभंगा में बनेगा 2,500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 2,500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। नीतीश सरकार दरभंगा के DMCH परिसर में 2,500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रही है। इस पर सरकार कुल 2,546.41 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, और क्या है, भोजपुर के रवि सिन्हा रॉ के नए चीफ बन गए हैं। रॉ के नए चीफ बने हैं भोजपुर के रवि सिन्हा। ठीक, बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रवि सिन्हा को भारत की रॉ का प्रमुख बनाया गया है। नोट कर लीजिए, एक लाइन में नोट कर लीजिए, रॉ के प्रमुख बनाए गए रवि सिन्हा, भोजपुर के रहने वाले हैं। डिटेल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी की बताते हैं आपको। ठीक, केंद्र के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम है। केंद्र के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी जो है, पार्टिसिपेशन जो है सबसे कम है। कितना? 7.7% है। केरल में सबसे ज़्यादा है, बिहार में सबसे कम है, और केरल में बुजुर्गों की हिस्सेदारी कितनी है? 16.5% है, सबसे ज़्यादा देश में। ठीक, तो चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं इसी पर आधारित। देश की आबादी में 2036 तक बुजुर्गों की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 14.9 हो जाएगी। अभी इस समय कितनी है? 10.5 है।
केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी बताया अभी आपको 16.5। इसके बाद तमिलनाडु है। केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में बुजुर्गों की हिस्सेदारी सबसे कम है। यूपी में कितनी है? 8.9। असम में है 8.2। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में एनटीपीसी बरौली को मिला पुरस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में एनटीपीसी बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया है। ठीक है, एनटीपीसी बरौनी को उद्योग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है। कार्यक्रम में 11 विभिन्न श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सिविल कुमार बने गृह सचिव। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी है, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए सिविल कुमार। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। तो गृह सचिव कौन है? सिविल कुमार। नेक्स्ट देखें, है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को मिला तीसरा पुरस्कार। ठीक, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार की को तृतीय पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में समारोह में बिहार को मिला है तीसरा स्थान। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में भोरिक और अभिलाषा ने रचा इतिहास। ठीक, कीर्तिमान रच दिया है। बिहार के खिलाड़ियों ने कजाकिस्तान के अस्थाना शहर में 5 जून से 11 जून तक आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में अपना दबदबा एशियन सैम्बो प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। नेक्स्ट क्या है? पटना में एक साथ स्मार्ट सिटी की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। नगर विकास एवं आवास विकास अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पटना स्मार्ट सिटी की 26वीं निदेशक मंडल की बैठक में पटना स्मार्ट सिटी को 10 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और करंट अफेयर के हिसाब से चलिए देख लेते हैं कहाँ कौन सी, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्मार्ट सिटी की 10 नई योजनाओं को मिली मंजूरी। कौन सी है? मीठापुर इलाके में कॉमन फैसिलिटी का विकास, पटना स्मार्ट सिटी के ABD क्षेत्र की ड्रोन टेक्नोलॉजी माध्यम से 3D मैपिंग कर ICCC में एकीकरण। ठीक, ये सब नोट कर सकते हैं आप सुविधाएं। ये सब नई योजनाओं को मंजूरी मिली है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है 93.2 संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर राज्य में अव्वल है, बक्सर दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के मामले में मुंगेर जिले में सबसे अधिक संस्थागत प्रसव मतलब सरकारी जो है हॉस्पिटल्स में डिलीवरी केस सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक, संस्थागत प्रसव जिसे कहते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट, ये देख लेते हैं, ये लग रहा है इम्पोर्टेंट। जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता दी जाती है। फिर से नोट कर लीजिएगा। जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में प्रसूता और उसके नवजात के लिए 48 घंटे रुकने की सुविधा है। दवा, भोजन, जांच, रक्त की उपलब्धता, परिवहन जैसी सुविधाएं निःशुल्क हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 12 प्रस्तावों को चलिए हम इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप टेलीग्राम पे भी हम शेयर कर देंगे, तो आप इसको देख सकते हैं।
जो हम पढ़ा रहे हैं इसी की PDF मिल जाएगी। बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल नहीं। NIRF रैंकिंग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के लिए जारी होने वाली रैंकिंग NIRF जारी कर दिया। इसमें बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को टॉप 100 में शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए नवादा जिले में मिली थी भगवान विष्णु की मूर्ति। और एक देखिए 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाणकालीन मूर्ति लखीसराय में मिली है। नोट कर सकते हैं। बिहार के लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कुषाणकालीन मूर्ति मिली है, लखीसराय में मिली है, अष्टधातु की है, 2000 वर्ष पुरानी है। चलिए इसको देखते हैं। बिहार पहला विश्वविद्यालय कैसे बना है। NAAC में A++ ग्रेड पाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। बिहार के गया स्थित राज्य के प्रथम प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने नाम में अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद NAAC ने A++ ग्रेड प्राप्त किया है। अगला है पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार को 27वां स्थान मिला है। गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों को अपना वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरमेंट 2023 इस फिगर को जारी किया। इसमें बिहार को 27वां स्थान मिला है। अगला है प्रधानमंत्री, इसको देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत बिहार के 2 बड़े अस्पताल बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 के तहत राज्य के 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का अपग्रेडेशन करा रही है, जिसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश के 17 जिलों में अब तालाब डैम के पानी की होगी पेयजल के रूप में सप्लाई। 17 जिलों में तालाब डैम के माध्यम से। बिहार की 0.26% आबादी ही से पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का इस्तेमाल करती है। तो देखिए कितना कम, 2.6% आबादी ही सतही जल का सेवन करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है। अद्यतन आंकड़े साल 2023 के हैं। ठीक, अब केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक यदि ऐसे ही सब चलता रहा तो 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, अगर ध्यान नहीं दिया गया। नेक्स्ट, चलिए नई प्रदूषण नीति को देख लेते हैं। कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए बिहार में जल्द लागू होगी नई प्रदूषण नीति। बिहार में अगले 40 साल में कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु राज्य में नई प्रदूषण नीति लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण को बेहतर करना है। नोट कर लीजिए अगला एक लाइन, मुजफ्फरपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक। इसको नोट करिए। मुजफ्फर जिले में के रेड क्रॉस सचिव ने बताया कि मुजफ्फर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा, जो बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। ठीक है, सबसे बड़ा ब्लड बैंक बिहार का सबसे कहाँ होगा, मुजफ्फरपुर में। और क्या है, विराट रामायण मंदिर में होगी विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना। नोट करिए। राज्य के पूर्वी चंपारण के केसरिया चकिया पथ पर
कैथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि इस मंदिर में उसका सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो रामायण मंदिर में सबसे ऊंचा और सबसे भव्य शिवलिंग भी स्थापित होगा, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर भी बनेगा। कहाँ? पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया कथिया चकिया पथ पर। ठीक, तो एक और देख लीजिए, 2025 के सावन महीने तक इस मंदिर में विश्व के सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना होगी। सबसे बड़े विश्व के शिवलिंग की स्थापना कहाँ होगी? पूर्वी चंपारण में, आपको बताया। अगला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों और शिक्षकों के लिए BSEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया। BSEB, ठीक, ये ऐप लॉन्च हुआ है। सोनी चौधरी को मिला बिहार रत्न सम्मान। बिहार रत्न सम्मान किसको मिला है? सोनी चौधरी को मिला है, नोट कर लें। बिहार रत्न पुरस्कार राज्य के दरभंगा, कहाँ की हैं? दरभंगा जिले की कवित्री हैं, मैथिली लोक गायिका हैं सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान मैथिली लोक गायिका दरभंगा की रहने वाली सोनी चौधरी को दिया गया है। ठीक, चलिए कुछ और देखते हैं खेल से जुड़ी। बिहार की मोहिनी ने जीता स्टेट अंडर-11 गर्ल्स चेस चैंपियन का खिताब। बिहार शतरंज संघ की ओर से सीवान में आयोजित स्टेट अंडर-11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब सारण जिले के छपरा की रहने वाली मोहिनी ने जीता। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला किया है। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में के कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला किया है। पारा मेडिकल कॉलेज का गठन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना के नए तारामंडल कक्ष में 3D और 2D शो होगा। बिहार की राजधानी पटना के लोगों को जल्द ही तारामंडल के नए ऑडिटोरियम में 3D पर तारों की दुनिया को देखने और समझने का अवसर मिलेगा, जिसके अंतर्गत एक साथ 200 लोग बैठकर 3D और 2D शो देख सकेंगे। नेक्स्ट है, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव बनेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच MOU की स्वीकृति दे दी गई है। तो क्या बिहार, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव बनेंगे। इसको देखते हैं। ये बिहार में बनेंगे 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गया में कम पानी में मोटे अनाज के लिए वैशाली में बनेगा पान की खेती का सेंटर। मोटे अनाज के लिए वैशाली में बनेगा पान की खेती का सेंटर। कम पानी में मोटे अनाज कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सहित अन्य अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गया के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगेगा। इसके लिए टनकुप्पा में 52 करोड़ जमीन चिन्हित कर ली गई। जल्दी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का शिलान्यास करेंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ? गया में। गया में कहाँ? टनकुप्पा नामक स्थान पर। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको बताए, जो आपकी जून के थे, 2023 जून के थे। ठीक है, और इसी तरह से हम आपको करंट अफेयर क्वेश्चन देंगे जो बिहार की आपकी भर्ती परीक्षा है, पुलिस जो अभी हो रही है, होने वाली है अभी 1 तारीख से, और
अन्य परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। चैनल को सपोर्ट करिए विद्यार्थियों, शेयर करिए, ठीक है। नोट्स बना के पढ़िए, मेन चीज़ें नोट करते रहिए, यही सब आएगा परीक्षा में आपकी, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, करंट अफेयर बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।